तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप भूगोल भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है जो 2 मार्च, जी हाँ बच्चों, 2 मार्च 2023 का जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है ना, उसके अंदर। और हाँ, ये जो है हमारा सैंपल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले हमने सैंपल पेपर नंबर 1 ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा जो 2 तारीख का आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं सैंपल पेपर के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि इंग्लिश में आपने देखा होगा, हिंदी में आपने देखा होगा, और 2 सब्जेक्ट का तो खास करके मैं बोलता ही हूँ, आपका फिजिकल एजुकेशन का और जियोग्राफी का। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आपको देंगे ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिट्टो छप करके आएंगे पेपर के अंदर। उसके लिए बिल्कुल ही आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पे अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 029। और जियो का जो आपका पेपर होता है वो हिंदी में भूगोल सैद्धांतिक करके आता है, ठीक है। जियो का जो आपका पेपर होगा, बार बार मैं जियो बोल रहा हूँ, जियो शॉर्ट फॉर्म होता है, आपको पता ही होगा, जियोग्राफी जिसको आप बोलते हैं। तो जियोग्राफी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो हमारे रहने वाले हैं वो यहाँ पर 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का पेपर होगा हमारा जियोग्राफी का। यहाँ पर खास बात ये है कि ये जो पेपर है सैंपल पेपर, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो होने ही वाला है, साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि हिंदी में मैं सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से आपको समझा दूंगा और इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन रहेगा वो शो कर दूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो का लाभ ले सके, बेनिफिट। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपका बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। मैंने बहुत बार आपको दिखा भी रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसा कि ये जो हम लोग क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर कर रहे हैं, सेट नंबर 2 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कोड नंबर लिखा हुआ रहेगा। उसके नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें लिखी हुई रहेंगी, जिनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पार्ट 1 वाला, या कह लीजिए सैंपल पेपर नंबर 1 जो मैंने बताया था, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। ये कुछ सामान्य निर्देश है, जिसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपके पेपर के अंदर, आपका पेपर कैसा आने वाला है उस चीज को समझने में। तो इसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं सेपरेटली, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बातें रही जो आपका 2 तारीख को, 2 मार्च को पेपर होने वाला है जियोग्राफी का, 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम, उससे संबंधित आपको ये बातें पता होनी चाहिए। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू आ गए हैं सेक्शन नंबर ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड क या फिर अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, वो हमसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है, यहाँ पर सही विकल्प का यहाँ चुनाव करके। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या का कौन सा वर्ग कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है। कार्यशील जनसंख्या मतलब काम करने वाला पॉपुलेशन। जैसे कि एक आदमी का उम्र कितना होता है, एक आदमी का, मैं भारत की अगर बात करूं तो एक आदमी का उम्र लगभग 70 साल का होता है। हर देश का अपना एक तय पैमाना होता है कि हाँ, वहां अगर एक व्यक्ति पैदा लेता है तो एवरेज इतना साल तो वो जिएगा ही जिएगा। तो हमारे देश में जो व्यक्ति पैदा लेता है तो ऑन एवरेज मान के चला गया है कि 70 साल तो जीता ही जीता है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रहेगी वो 70 साल तक की रहेगी, ठीक है। तो ये जो 70 साल जिएगा एक बंदा, तो 70 के 70 साल तो काम कर नहीं सकता है, स्टार्टिंग में वो बच्चा रहेगा, ठीक है। तो यानी कि 15 साल की उम्र के बाद वो क्या होगा, काम करने के काबिल होगा। और लास्ट एकदम मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएगा तो 59 साल तक की उम्र तक वो काम करेंगे, और 60 साल में अमूमन रिटायरमेंट हो ही जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कार्यशील जनसंख्या को कौन सा यहाँ पर वर्ग दर्शाता है। कार्यशील मतलब काम करने वाला जनसंख्या कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका 15 साल से लेकर के 59 साल तक के जो व्यक्ति होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन क्लास रिप्रेजेंट्स द वर्किंग पॉपुलेशन। तो 15 टू 59 ईयर ओल्ड जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर आता है। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोजगार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं। तो जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं ना, कह लीजिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होता है, वहां पर रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बहुत होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में स्थानीय स्तर पे जो लोग होते हैं, गांव वाले या स्थानीय लेवल के, रीजनल लेवल के जो लोग होते हैं, उनको वहां पर रोजगार मिलता है। तो रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर किस उद्योग में हमें देखने को मिलता है बच्चों? तो छोटे पैमाने के उद्योग के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा आपका कि विच इंडस्ट्री हैज मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि जो व्यक्ति वर्ष में 183 डेज काम करता है, वो भी लाभकारी कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे मुख्य श्रमिक या मेन वर्कर कहते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, या फिर अगर एक लीप ईयर हुआ तो 366 दिन होते हैं। ठीक है, अगर इतने दिनों में से 183 डेज अगर एक बंदा काम कर लेता है तो वह मेन वर्कर की श्रेणी में आता है। सोचिए, हॉलीडे छुट्टी उट्टी काट के 183 डेज काम कर रहा है वो, तो ये किसी भी देश की जनसंख्या में सबसे अहम जनसंख्या मानी जाती है। ठीक है, और ये जनसंख्या कौन सी होती है? 15 साल से लेकर के 59 वर्ष की जो आयु के लोग होते हैं वो वाली जनसंख्या होती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा हमारे देश को युवाओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी जो आबादी है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, और ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली तो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनिए गए हम लोग। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है भैया। क्या है कि व्हाट इज अ पर्सन हु डज बेनिफिशियल वर्क फॉर 183 डेज इन अ ईयर कॉल्ड। तो मेन वर्कर उसको हम लोग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वे स्थान जहां नगर पालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी क्या कहलाते हैं वहां पर। ठीक है, ये होता है, यानी कि ऐसा जगह जहां पर नगर पालिका हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, साथ ही साथ नोटिफाइड टाउन हो, एरिया हो, कमेटी है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग प्रशासनिक नगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रशासनिक नगर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट आर द प्लेस वेयर देयर इज अ जो कि म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी कॉल्ड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि वर्षा का जल बहकर नदियों, झीलों और तालाबों में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? जो वर्षा का जल होता है, जो बारिश से एकदम बरस करके आता है, ठीक है, ये जो बादल होते हैं उनसे, वो बह करके नदी में चला जाता है, तालाब में चला जाता है, झीलों के अंदर चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं भैया? तो उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय जल। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय जल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा यहाँ पर आपका, और ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कांडला बंदरगाह की एक विशेषता है? तो ये जो है ना कांडला बंदरगाह यानी कांडला पोर्ट, ये कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, यही इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्थित होने से क्या होता है कि सऊदी उदी से तेल उल हम लोगों को मंगाना होता है तो इजीली मंगा लेते हैं, हमें कोई सामान यहाँ से भेजना होता है विदेश तो आराम से भेज लेते हैं, बेच देते हैं कह लीजिए। ठीक है, तो यही हमारा कांडला बंदरगाह की एक विशेषता है। यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कांडला पोर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी, इट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये हमारे यहाँ पर इसका मेन फीचर है, ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे चलिए तो हमारे यहाँ पर गलत सुमेलित मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर सारा सुमेलन यानी सारा मिलान सही दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है आपका। महाराष्ट्र का कोरबा यहाँ पर हमारा नहीं होगा। ठीक है, राज्य का नाम महाराष्ट्र ठीक है, लेकिन कोयला खनन क्षेत्र ये कोरबा हमारा यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन कि भारत के दिए गए प्राकृतिक गैस भंडारों के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर और स्थान के सही क्रम की पहचान कीजिए। यानी भारत के अंदर जो हमारा नेचुरल गैस रिजर्व है उसके लिए आपका पश्चिम से पूर्व की ओर हमें जाना है और एक लाइन वाइज चीजों को लगाना है। जैसे कि पहला आ जाएगा हमारा जैसलमेर, फिर आएगा आपका अंकलेश्वर,
फिर आएगा कृष्णा गोदावरी, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन, फिर आएगा आपका त्रिपुरा। तो इस तरह से करके आपका पूरा का पूरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का औद्योगिक शहर है? तो हुगली, सेलम, भिलाई, ये जो शहर है बच्चों, ये भारत के औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल सिटीज के अंदर आते हैं भैया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ इंडिया? यही क्वेश्चन है भाई, इसी को इंग्लिश में कर दिया, ठीक है। तो हुगली, सेलम और भिलाई, ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे चले, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन कि भारत में शहरी बस्तियों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो शहरी बस्तियां जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि, तो इसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है? तो अगर इसकी खासियत की बात कर रहे हैं ना भैया, तो यहाँ जीवन का जटिल तरीका देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे कमरों में लोगों को एडजस्ट करके रहना पड़ता है। एक ही कमरे में 5 जने, 6 जने, एक पूरा परिवार रहता है, तो बहुत दिक्कत होता है। साथ ही साथ और क्या होता है कि तैयार माल का यहाँ पर निर्माण होता है और नोड आर्थिक विकास देखने को मिलता है। तो ये आप लिख देंगे भारत में शहरी बस्तियों की विशेषता के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि प्रकार्य के आधार पर भारतीय नगरों में कौन सा मेल सही है? ठीक है, प्रकार्य के आधार पर बोल रहा है, यानी कि इनके काम करने के तरीके के आधार पर अगर हम लोग देखें ना, तो भारत के जो नगर है, भारत की जो सिटीज है, उसमें कौन सा मेल सही है, कौन सा मिलान हमारा यहाँ पर सही बैठता है? तो पहला है प्रशासन शहर, जहां पर प्रशासन और शासन चलाया जाता है, यानी जहां से कानून व्यवस्था को पूरा संचालित किया जाता है। वे शहर या नगर जहां जैसे कि क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ आदि, तो ये बिल्कुल प्रशासनिक नगर की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एकदम लाइन से आप देखेंगे तो यहाँ पर आईएएस, आईपीएस, मुख्यमंत्री का पूरा एकदम आपको जगह जगह घर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनका ऑफिस वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये होते हैं हमारे प्रशासनिक नगर। अगला होता है औद्योगिक नगर। ये क्या होते हैं भैया? ये होते हैं हमारे जिन नगरों में उद्योगों की प्रधानता हो, जैसे मुंबई, सेलम, जमशेदपुर, ऐसे नगर होने चाहिए जहां पर उद्योग ज्यादा से ज्यादा हो। मुंबई में आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री उक्ट्री आपको देखने को मिलेगा। सेलम में भी, जमशेदपुर में भी टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? औद्योगिक नगर यानी इंडस्ट्रियल सिटीज के अंदर आते हैं। अगला है हमारा खनन नगर, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई आदि, ये सब आपके झारखंड में पड़ते हैं मेजरली। खनन नगर मतलब कि जहां से खोद करके कोयला वगैरह निकाला जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे खनन नगर। और आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरी जो स्टार्टिंग रही है, मतलब लगभग 12 साल तक, 11 से 12 साल तक मैं झारखंड में रहा हूं, तो वहां मैंने बहुत करीब से देखा है कि कैसे कोयला वगैरह को निकाला जाता है। एक खदान टाइप का होता है ना, हम लोग उधर खदान बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर से खोद खोद करके खनिज पदार्थ निकाले जाते थे। तो ये सारे जगह, चाहे आपका रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, डिगबोई हो गया, ये सारा आपको वहां झारखंड में यानी कि बोकारो इधर साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बता रखा है, या सिटी कह लीजिए, बेसिकली इंडस्ट्रियल सिटीज, माइनिंग टाउन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं ना बच्चों, तो यकीन मानिए इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल बहुत ज्यादा, अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है, ठीक है। इतना बढ़ जाता है कि भाई अंदर से आवाज आती है कि सर क्या कर रहे हैं आप, बैठे उठे कायला है यार, वीडियो बनाइए, क्या कर रहे हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। तो हम आपके लिए क्या करते हैं, वीडियोस ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए आ गए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा। उसको क्या करना है, आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, 12वां प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दे दिया है, दोनों स्टेटमेंट जो है, कथन जो है, उस पर विचार करना है और फिर आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर हमारा सही बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है
कि जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है इस बात से लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमारा दूसरा है कि विश्व की 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल भाग में निवास करती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारा जो धरती है, ठीक है, वहां पर जो उसकी 90% पॉपुलेशन है ना, वो केवल इसके 10% भाग पर ही 10% जमीन पर रहती है और बाकी जमीन ऐसे ही मान लीजिए खाली है या फिर वहां पर कम से कम लोग रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भूपृष्ठ पे जितने भी लोग फैले हुए हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, भूपृष्ठ मतलब पूरे धरती पर, उसको ही हम लोग जनसंख्या वितरण के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन क्या कह रहा है कि बस्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। अब कारण कह रहा है कि विभिन्न भौतिक कारक बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों कथन सही है, कथन एक कथन दो दोनों ही सही है और दोनों यहाँ पर करेक्ट व्याख्या एक दूसरे की कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा और ऑप्शन नंबर सी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन कि अभिकथन दे रखा है यहाँ पर बेसिकली कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र इतिहास में प्रारंभिक काल से ही बसे हुए। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ना हमारा, वो इतिहास की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही वो बसे हुए, वहां पर आबादी उबादी रहता है। अब कारण कह रहा है, रीजन कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र फसलों के उत्पादन और सड़कों और उद्योगों के निर्माण के लिए अनुकूल होते हैं। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं जहां पर जमीन उबड़ खाबड़ नहीं होती है, वहां पर फसल उगाया जा सकता है, उनका उत्पादन किया जा सकता है, सड़कें बनाई जा सकती है, फैक्ट्री लगाया जा सकता है, इसके लिए ये अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कह लीजिए आपका जो है सो कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है हमारा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात बोल दिया कारण के अंदर, ये मैदानी क्षेत्र के लिए और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही अपोजिट हो जा रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका वही ऑप्शन नंबर आपका डी जो है, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, यानी कि ए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 17 तक के अंदर। ये क्वेश्चन जो है आपके केस स्टडी बेस्ड वाले रहने वाले हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार के आपका ये पूरा केस स्टडी दे रखा है और इसी के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो केस स्टडी है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, स्रोत इसका। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है कि मार्ग की आपकी समझ के आधार पर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां इंदिरा गांधी नहर में मिलती है। तो इंदिरा गांधी जो आपका कैनाल है या नहर है, उसके अंदर सिंधु नदी जाकर के मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी की सहायक नदियां मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में बोला बेसिकली सहायक नदियां, तो सिंधु नदी जो है ना, इसकी सहायक नदियां जाकर के मिलती है। काइंड ऑफ कह लीजिए एक तरह से सिंधु नदी है हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्ग के आधार पर, एक सेकंड, ओके, मार्ग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से नहर द्वारा संभव जो है सो कि बनाया गया है। तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सघन कृषि पद्धति। ठीक है, ये हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन क्या है भैया कि निम्नलिखित में से किस तरह से उच्च नमी सामग्री मिट्टी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यानी कि कहीं मान लीजिए ज्यादा गीला जगह है तो मिट्टी को कैसे प्रभावित करेगा। तो ज्यादा गीला जगह होने से बढ़ी हुई नमी प्रतिधारक से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। जहां पर पानी उनी ज्यादा होता है ना, वहां पर क्या होता है, उपजाऊ क्षमता जो है, फर्टिलिटी रेट जो है मिट्टी उट्टी का, जहां से अनाज उगाते हैं, तो वो कम हो जाता है। इसलिए मिट्टी को ज्यादा गीला उला भी नहीं रखना चाहिए। यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये केस स्टडी आ रखा है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, और वही आपका अभी हमने डिस्कस किया वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज आपका चेंज हो गया है, इंग्लिश में हो गया। 15वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इंडस। ठीक है, 16वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर आपका 16वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थे उनको हमने देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा सेक्शन ए बच्चों समाप्त। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे ऐसे टाइप के, ऐसे मतलब शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं और सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे, और इनका जो आंसर हमें देना है बच्चों वो 80 से 100 शब्दों के अंदर आपको देना है इनका आंसर। ध्यान रखिएगा 3-3 नंबर के क्वेश्चन ये हमारे यहाँ पर होने वाले हैं, और बिल्कुल ध्यान से करिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि देखिए 1-1 नंबर के क्वेश्चन तो एमसीक्यू वाले होते हैं, वहां पर गलती होने का भी चांस रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर मिलता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर सोर्स बेस्ड कह लीजिए जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, दिए गए ध्यान को पढ़िए और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए। तो इस तरह से भरमौर आदिवासी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर होली तहसील शामिल है। इस तरह से भरमौर आदिवासी क्षेत्र के बारे में ये पूरा का पूरा आपका गद्यांश दे रखा है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आउट आप कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हम लोग देखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन है कि गद्दी जनजाति जो है आपकी समुदाय ने हिमालयी क्षेत्र में एक अलग पहचान कैसे बना रखी है वो आपको बताना है। तो देखिए गद्दी आदिवासी समुदायों ने हिमालयी क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाए रखी है क्योंकि उन्होंने पारगमन का अभ्यास किया और गद्देली बोली के माध्यम से बातचीत की है। यानी कि उन्होंने अपना एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए लैंग्वेज को बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है। और कुछ और प्रैक्टिसेस है, कुछ और अभ्यास करके उन्होंने अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी दे क्वेश्चन है कि किन कारणों ने क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था को पिछड़ा रहने के लिए प्रभावित किया है। तो देखिए भरमौर आदिवासी क्षेत्र में जो आपका जलवायु है वो कठोर है। यहाँ पर कह लीजिए विकास हो ही नहीं सकता है, वातावरण बहुत नाजुक है भाई। अभी मान लीजिए यहाँ बिल्डिंग उल्डिंग बना रहे हैं, कल को मान लीजिए तुरंत यहाँ पर भूकंप आ जाए, यहाँ बाढ़ आ जाए, यहाँ पर हवा चलने लग जाए, तो वातावरण बहुत नाजुक है। इन कारणों ने क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा विकास नहीं हो पा रहा है भाई हमारा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत किन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो इस योजना ने परिवहन और संचार, कृषि संबंध गतिविधियों और सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको स्रोत में मिल जाएंगे, बस आपको स्रोत को पढ़ना अच्छे से है। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट आपको हिंट जरूर मिल जाएगा। क्लास 12th में है आपको पूरी तरह से रेडी रहना है, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में वही चीज रहेगा आपका, बस मीडियम चेंज हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है आपका। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया सेम वही इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से आंसर आपको इस तरह से देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसके आगे अगर हम लोग चले तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि दिए गए मानचित्र को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अब आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, मानचित्र मैप वाला क्वेश्चन तो लास्ट में आता है ना, आप स्टार्टिंग में मैप दिखा दिए, क्या हो गया सर जी, कहीं आप कुछ यहाँ पर दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है। तो देखो भाई आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। यहाँ पर आपको मैप भरने के लिए नहीं आ रखा है, यहाँ पर आपका एक इमेज वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना। अब ये मैप दे दिया, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको देना है। तो पहले मैप को थोड़ा सा यहाँ पर समझिए बच्चों। ये मैप आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप है आपका। अगर इस वर्ल्ड मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजों को हाईलाइट कर रखा है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका हाईलाइट कर रखा है, इधर हाईलाइट कर रखा है, इधर इधर यहाँ यहाँ इधर, इस तरह से आपका ये हाईलाइट कर रखा है बच्चों, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बेसिस पे देखिए किस तरह के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में किस प्रकार की खेती प्रचलित है। ये जो मानचित्र है, ये जो मैप है हमारा, यहाँ जो छायांकित भाग है, छायांकित मतलब जो शैडो कर रखा है, ये देख रहे हैं आप, ये शैडो कर रखा है, ये पूरा का पूरा ये शैडो कर रखा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से शैडो कर रखा है। तो यहाँ पर किस तरह का खेती होता है, तो यहाँ पर आपका आदिम निर्वाह कृषि होता है। अब इसके ऊपर भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है जो कि मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। एक मैं सोच रहा हूँ एक वन शॉट वीडियो लेके रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमें वन शॉट वीडियो लाना चाहिए, ठीक है, बताइएगा। तो यहाँ पर किस कृषि के बारे में बात कर रहा है, आदिम निर्वाह कृषि के बारे में। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्र में प्रचलित कृषि गतिविधि से संबंधित
संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर कृषि यानी जो खेती हो रहा है ना, इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ रहा है। मिट्टी के क्षरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मिट्टी का यहाँ पर क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको तीसरा क्वेश्चन है कि ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर विकसित या विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, कारण आपको बताना है। ये जो क्षेत्र आप मैप में देख पा रहे हैं, ये बड़े लेवल पे आप देखेंगे या तो विकसित देश है भैया, या तो विकासशील देश है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो इसका कारण आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि देश विकासशील देशों की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ विकसित राष्ट्र बड़े पैमाने पर आधुनिक तरीकों पर आधारित अधिक लाभदायक कृषि करते हैं। कृषि भी विकसित राष्ट्र का मुख्य आधार नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको डेवलप कंट्री बोलते हैं, क्योंकि जो डेवलप कंट्री होता है ना भैया, वहां पर कृषि के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जैसे भारत के अंदर आप देखेंगे कृषि एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में देखेंगे तो वहां पर खेती उतनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग इंपोर्ट कर लेंगे। खेती से ज्यादा वो लोग ऐसी चीजें बना रही है जिसको दुनिया में डिमांड है। जैसे वो लोग एप्पल का फोन बना रहे हैं, तो एप्पल का फोन का पूरे दुनिया में डिमांड है। एप्पल का फोन 1 लाख 1.5 लाख में खरीदते हैं। लेकिन वहीं पर जो खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गेहूं उगाया उन लोगों ने, तो गेहूं कोई खरीदेगा जल्दी, बोलेगा खरीदूंगा भी तो यहाँ पर $1, $5, $10 के हिसाब से खरीदूंगा, जो कि लोएस्ट रेट हो जाता है एक तरह से वहां के हिसाब से। हमारे यहाँ तो बहुत सही रेट मिल जाएगा। तो ये चीज रहेगा आपका। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन और आंसर देखा कीजिए ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ना समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही घुमाएगा आपका। क्या है भैया, ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। कोई 3 उचित उदाहरण देकर कथन का आशय आपको स्पष्ट करना है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि अभी जो करंट कंडीशन है ना, ये ना तो आपका पूरा तरह से आपको फ्रीडम दे रहा है और ना ही आपको पूरी तरीके से रोक रहा है। एक तरह से आपको उसके बारे में आंसर लिखना है। तो देखिए आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रकृति जो होती है या हमारा नेचर जो होता है, उनके नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा प्रकृति होता है, जो यहाँ पर नेचर है, नेचर बेसिकली, ठीक है, तो उसका जो नियम उयम होता है वो लोग अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग बिल्कुल उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग उसका नियम उयम समझ के क्या बना लिए, हवाई जहाज बना लिए भाई, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है, संभावनाओं को उन्हीं सीमाओं के अंदर उत्पन्न किया जा सकता है जहां पर्यावरण की हानि ना हो। तो ये भी आप लिख सकते हैं। और अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि आप लगातार भाई पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं, तो इससे आप दुर्घटना से नहीं बचोगे भाई। यहाँ पर आपको ऐसा विकास करना है जिससे कि आप क्या हो, आपका विकास भी अच्छा हो और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे। यहाँ पर बताया भी गया है, नव निश्चयवाद संकल्पना ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है कि भैया डेवलपमेंट कर लो, यानी अपना विकास विकास कर लो एकदम, यहाँ पर बिल्डिंग उल्डिंग बना लो, लेकिन भैया पर्यावरण को उतना नुकसान मत पहुंचाओ भैया। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए आंसर इसका ज्यादा हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन को समझने की देर है। एक बार क्वेश्चन कैच हो गया ना आपके दिमाग में, इजीली आप आंसर कवर अप कर जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको एक चॉइस में क्वेश्चन दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब इसके चॉइस में क्या क्वेश्चन पूछा है कि छोटे पैमाने के उद्योगों की किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालना है आपको। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है उसका 3 विशेषता बताना है। तो देखिए पहला विशेषता होता है कि निर्माण स्थल। इस प्रकार का उद्योग में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है। कच्चा माल जो होता है, इसमें कच्चा माल का उपयोग बहुत कम किया जाता है और लिमिटेड लेवल पे मिल भी जाता है कच्चा माल। रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा उपलब्ध होते हैं। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है। जैसे कि किसी ने अपना एक उद्योग लगा लिया, फैक्ट्री लगा लिया, ठीक है, छोटे पैमाने का, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास वालों को 10 से 20 बंदों को वहां पर जॉब इजीली दे सकता है। किसी को झाड़ू लगाने का काम दे दिया, किसी को मशीन चलाने का काम दे दिया, इस तरह से। तो इसीलिए बोला जाता है छोटे पैमाने का जो उद्योग होता है ना, वो सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ पर उत्पन्न करता है हमारा। तो इस प्रकार से आंसर आप इसका लिख सकते हैं यहाँ पर विशेषताओं की बात करेगा तो, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि थ्रो लाइट ऑन एनी 3 फीचर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो आपको इस तरह से लिखना है आंसर। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन
कि कुटीर उद्योग या कुटीर निर्माण उद्योग कह लीजिए और घरेलू उद्योग की विशेषताओं का परीक्षण करना है। तो देखिए कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग दोनों बात बराबर है। यह सबसे छोटी इकाई होती है निर्माण की। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बता रखा है कि घर में आप देखते होंगे कई सारे जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर अगरबत्ती बनाती है, ठीक है, यहाँ पर अगरबत्ती बनाती है और उस अगरबत्ती को बेच करके क्या होता है, पैसा कमाया जाता है। कई सारी महिलाएं, मैं अपने जहां मैं दिल्ली में रहता हूँ जिस एरिया में, वहां पर देखता हूँ कि जो छोटी छोटी मूंगफली के दाने आती है ना, उनको छीलती हैं, ठीक है। तो ये भी आप कुटीर उद्योग के अंदर ले सकते हैं। छोटे लेवल पे, ओरिजिनल लेवल पे काम करते हैं। जो गुड्डा आता है ना, गुड्डा गुड़िया, उनको सिलने का काम करते हैं छोटे लेवल पे, रीजनल लेवल पे। तो ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे स्टार्टिंग का जो चीज होता है ना, वो यहाँ पर बनता है। साथ ही साथ कारीगरों द्वारा स्थानीय कच्चे माल और साधारण औजारों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर ये नहीं कि ऐसा मशीन चाहिए जो अमेरिका चाइना से आया हुआ हो। नॉर्मल औजार, हथौड़ी उथौड़ी, पिलास उलास से ही काम हमारा यहाँ पर हो जाता है। परिवार के सदस्यों की मदद से कारीगरों के घरों में रोजमर्रा के उपयोग के लिए सामान का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। यानी कि फैमिली का हेल्प लेकर के ही यहाँ पर ओवरऑल ये वाला जो आपका उद्योग है, घरेलू उद्योग कह लीजिए या कुटीर उद्योग कह लीजिए, वो चलाया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि एग्जामिन द फीचर्स ऑफ कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। तो आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कि भारतीय रेलवे की मुख्य समस्याएं क्या है। आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बारी इन आंसर्स को छोड़ करके अपना कुछ डिफरेंट आंसर पॉइंट वाइज कमेंट करके बताइए। देखता हूं कि आपकी तैयारी कितनी है। एक तरह का आप इसको होमवर्क समझ सकते हैं, HW समझ सकते हैं। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा और सबसे करेक्ट आएगा आंसर, उसके कमेंट को मैं हार्ट का यानी दिल का सिंबल दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है बच्चों, ठीक है। वैसे आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, बाकी आप कुछ डिफरेंट आंसर एक बारी मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवेज। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए कुछ आंसर यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया है। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको अथवा एक चॉइस दे देगा बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता इंडियन रेलवे वाला, तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, कि छोटे पैमाने व बड़े पैमाने के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर पेपर में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ लेता है। अभी छोटे पैमाने के उद्योग सीधा सीधा पूछा था, अब पूछ लिया कि छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर बताइए। तो देखिए छोटे पैमाने के उद्योग तो हमने लिखा ही कि वहां पर निर्माण स्थल की बात की हमने, कि घर या घर से बाहर कारखाना हो सकता है, कच्चा माल मिल जाता है इजीली, रोजगार बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन बड़े पैमाने का उद्योग क्या होता है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। जो बड़े पैमाने का उद्योग होता है उसमें आपका उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिकों द्वारा यहाँ पर काम किया जाता है। हाई टेक्नोलॉजी लगाई जाती है यहाँ पर बड़े पैमाने के उद्योगों के अंदर। उत्पादन अथवा उत्पादित माल को विशाल बाजार में बेचा जाता है। जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वहां पर जब कोई सामान बनाया जाता है ना, तो बड़े बाजार में बेचते हैं। जैसे इंडिया, अमेरिका, ऐसे यूरोप के बड़े बड़े बाजारों में जाकर के वो सामान बेचते हैं, ठीक है, एकदम थोक के दाम पर। जैसे आप अपने हाथ में फोन ले रखे हैं MI का, ठीक है, या रियलमी का या ओप्पो का, ये सब फोन आपको मिला होगा कितने का, 15,000 का, 20,000 का, 10,000 का। लेकिन एक्चुअली में जब इसको बड़े पैमाने के उद्योगों में बनाया जाता है तो इसकी एक्चुअली कॉस्ट आती है 8,000, 7,000। जो फोन 20,000 का है उसका कॉस्ट आता है 8,000, 7,000, 10,000 तक कॉस्ट आता है। उसके बाद ये आगे चलते चलते इसका रेट बढ़ जाता है और इसमें ज्यादा जो है कि उत्पादन होता है, एक साथ ज्यादा से ज्यादा माल बनाया जाता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और कच्चे माल का, अलग अलग तरह के कच्चे माल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व में सड़क परिवहन की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। सड़क परिवहन यानी सड़क से जो आप बाइक चला करके घूम घूम करके जाते हैं ना, तो वो जो परिवहन करते हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन वहां से कर रहे हैं, तो उसकी समस्या क्या है भैया। तो देखिए पहली समस्या है कि सड़कें प्राकृतिक आपदा के दौरान तथा खराब मौसम दशाओं में अनुपयोगी होती है। यानी अगर कहीं प्राकृतिक आपदा आ गया, भूकंप आ गया, जैसे तुर्की में भूकंप आया था, तो वहां पर क्या, वहां की सड़कें टूट गई होंगी, तो उसको यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ खराब मौसम है, बिल्कुल बारिश हो रहा है, पत्थर गिर रहा है, ओले पड़ रहा है ऊपर से, तो आप उसका इस्तेमाल सड़क का नहीं कर सकते, गाड़ी नहीं चला सकते। यातायात की मांग को सड़क जाल पूरा नहीं कर पाता है, फलस्वरूप सड़कों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जो जितना ज्यादा गाड़ी आज के टाइम पे बन रहा है ना, टाटा का, यहाँ पर महिंद्रा का थार बन रहा है, बहुत सारे पूरे दुनिया में गाड़ी, ऑडी,
BMW, मर्सिडीज, बहुत सारा गाड़ी बन रहा है। तो इतने गाड़ियों के लिए जो हमारा सड़क का जाल है, पूरा सड़क का जो सिस्टम है वो उसको फुलफिल कर ही नहीं पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जाम बहुत ज्यादा लगता है। सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। ये चीजें आप लिख सकते हैं सड़क परिवहन की समस्याओं के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो आपको जो आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इसके आगे चले तो अब हमारा आ गया है बच्चों सेक्शन नंबर सी, जिसको आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरीय आधारित प्रश्न, वो पूछे जाएंगे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इस वाला सेक्शन और इसके आगे वाले सेक्शंस को हम लोग पार्ट 2 वाले वीडियो में देखेंगे बच्चों। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे। जैसे कि इसका पार्ट 2 वाला वीडियो भी अभी आने वाला है। जैसे ही आप मतलब बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके रखेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा, वीडियोस आप देख पाएंगे, जिससे कि आपकी जो एग्जाम की तैयारी है, बोर्ड एग्जाम की, वो और भी बेटर से बेटर तरीके से या बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कैसा ड्राइंग बना दिया मैंने। जय हिंद।